हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं आपकी ज्योग्राफी बुक का चैप्टर फर्स्ट, संसाधन एवं विकास। तो इसमें जो टाइटल है संसाधन एवं विकास, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द टाइटल। संसाधन एवं विकास का अर्थ आप जानते ही होंगे। संसाधन मीन्स होता है, इंग्लिश में अगर इसको देखा जाए तो रिसोर्सेज बोला जाता है। संसाधन मतलब जो भी चीज़ें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं या जिनसे हम इंटरेक्ट होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में होती हैं, वो सभी संसाधन हैं। और उसकी दृष्टि से हमारा विकास कैसे होता है संसाधनों के माध्यम से। तो इस तरीके से ये जो टाइटल है संसाधन एवं विकास यहाँ पर दे रखा है। चैप्टर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक आउटलाइन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है आपके लिए क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाती हैं। ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और उनको बनाने के प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। ओके, दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर यू। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। मतलब पर्यावरण में हर वो चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य, जो आर्थिक रूप से पॉसिबल है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, जिसको सब लोग मानते हैं, वो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। वो सारी वस्तुएं रिसोर्सेज कहलाती हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं, ये फिगर मैं समझाऊंगा आपको भी। हमारे पर्यावरण में जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया, रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्म प्रोसेस, बदलने की जो प्रक्रिया है और जो उसकी प्रकृति है, जो जो चीज़ नेचुरल रूप से पहले जैसी है, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियान्वयन संबंध में नियत है। मतलब जो भी चीज़ है हमारे पास में पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है और जो टेक्नोलॉजी है और जो संस्थाएं उनको बना रही हैं, इन सब के कोरिलेशन में ये सारी चीज़ें निहित होती हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ में, जो नेचर है उसके साथ में क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। ओके, जो भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जो प्राकृतिक जो उपहार प्रकृति ने हमको दिया है उसको हम संसाधन संसाधन समझते हैं। ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन जो है वो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। कुछ चीज़ हमारे पास दे रखी है और उसको एक नई चीज़ में परिवर्तित कर देना, दैट इज़ रिसोर्सेज। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वयं जो मानव है वो भी एक संसाधन है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और जो मानव रूपी जो संसाधन है वो पर्यावरण में पाई जाने वाली चीज़ों को नई चीज़ों में चेंज करके संसाधन का नया रूप देते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं, उन्हें लगातार यूज करते रहते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। पहले जो यहाँ पर जो क्लासीफाई किया गया है वो सबसे पहले किया गया है कि चीज़ कैसे उत्पन्न हुई। तो दो होते हैं यहाँ पर, जैव और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर मतलब चीज़ें समाप्यता मतलब उनकी जो लिमिटेशन है, लॉन्ग लाइफ जो है। पहला होता है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय योग्य। इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। देख लेते हैं एक बार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत मतलब स्वयं का, सामुदायिक मतलब पूरे ग्रुप का, समाज का, राष्ट्रीय मतलब देश का और अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व विदेश का, इंटरनेशनली। विकास के स्तर पर आधार। अब विकास के स्तर के आधार पर क्या है, संभावी, मतलब पॉसिबल है कि नहीं वो, विकसित भंडार, पहले से विकसित है, और संचित कोष, पहले से ही वो चीज़ इकट्ठा है। सो दिस इज़ यहाँ पर ये डेल्टा टाइप में आपके लिए फिगर दे रखा है। दिस इज अ ट्रायंगल काइंड्स ऑफ। तो इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल बीचों बीच में मानव को रखा गया है। यानी कहीं ना कहीं जो जितने भी जो भी जैविक क्रिया होती हैं या अजैविक क्रिया होती हैं उनके बीच जो पारस्परिक क्रिया होती हैं उसमें कहीं ना कहीं बीच में मानव आता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को शामिल किया गया है।
भौतिक पर्यावरण यहाँ पर प्रकृति को माना गया है, और टेक्नोलॉजी और संस्थाओं की वजह से हमें एक नए पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा? मानव के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर ये जो एरो हैं वो हमको दिखाते हैं कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में जो केंद्र है वो मानव है। ये अंतर संबंध होता है प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध। अब यहाँ से एक बात समझने की ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास लोहा है, आयरन है, मैं आपको थोड़ा सा क्लासीफाई कर देता हूँ। आयरन है तो आयरन अपने आप में एक संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन है, अजैविक है लेकिन संसाधन है। और आपके पास एक संस्था है और एक टेक्नोलॉजी है, और उस आयरन का आप क्या बना सकते हो? आपने क्या किया, कुछ चीज़ें बनाई, कुछ डेवलप किया, और आपने उसको एक साइकिल का रूप दे दिया। इस तरीके से आपने एक साइकिल बना दी, इस तरीके से उस लोहे की केबल। अब आपके पास प्लास्टिक है, रबर है, तो आपने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी और संस्था का यूज किया, आपने उसमें टायर बना दिए यहाँ पर इस तरीके से। अब आपके पास ये सारी चीज़ें थी, तो आपने क्या किया, एक साइकिल का रूप दे दिया, तो ये नया संसाधन बनकर के सामने आपके आ गया साइकिल के रूप में। सो ये होता है संसाधन। अब यहाँ पर दिस इज अ क्लासिफिकेशन, आपने ऊपर भी देख लिया होगा, एक टेबल काइंड्स में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्रियाकलाप, दिस इज एक्टिविटी। प्रत्येक संवर्ग से कम दो संसाधनों की पहचान करें। मतलब जो जितने भी काइंड आपको ऊपर बताए गए हैं उनमें से दो दो संसाधनों की आपको पहचान करनी है। अब संसाधनों का प्रकार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैव संस्थान, उत्पत्ति के आधार पर जो संस्थान हमने ऊपर देखे उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर है उत्पत्ति के आधार पर, तो जैव संसाधन संसाधन कौन से होते हैं? इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, और इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, और क्या होता है, और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। मतलब जिनमें जो लिविंग बींग है, जिनको हम लिविंग बींग के रूप में जानते हैं, सजीव वस्तु हैं, उनको हम जैव संस्थान में की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा दे रखा है यहाँ पे अजीव संसाधन, ये भी उत्पत्ति के आधार पर ही क्लासिफिकेशन है। अजैव संसाधन, तो ये क्या होता है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातु हैं। बहुत सारी निर्जीव वस्तुएं हैं, आप क्लासीफाई कर सकते हो, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। आगे जो क्लासिफिकेशन है वो है समाप्यता के आधार पर। नवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनरुत्पन्न किया जा सकता है। यानी वे संसाधन जिनको हम रासायनिक क्रिया द्वारा, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा और भौतिक क्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दे रखा है सौर, सौर यानी जो सोलर एनर्जी जो है, विंड एनर्जी, जल एनर्जी, वन व वन्य जीवन, ये जो चीज़ें हैं जितनी भी, इन सबको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? नवीकरणीय संसाधन के रूप में रखते हैं। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। इन संसाधनों को भी आगे सतत एवं प्रवाह, सतत मतलब जो लगातार हमको मिलते रहते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में अगर सौर ऊर्जा की अगर बात की जाए, तो सौर ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ऐसी पवन ऊर्जा है, ये भी संसाधन ऐसा है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ऐसे ही इसका क्या है, इसकी एक साइकिल है। ऐसी जल है, जल हालांकि का संकट हो सकता है पृथ्वी पर। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब हम इसका ज़्यादा यूज करेंगे जल का, जब इसके जो चक्र है जल का, आपने देखा होगा जल चक्र पड़ा हुआ अपने मोटरसाइकिल, अगर उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो हमारे पास में परेशानी आ सकती है कि हमारे पास जल जो है वो नवीकरणीय सिद्धांत के रूप में न बने। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम जल का ज़्यादा दुरुपयोग करेंगे तो ये संकट पैदा हो सकता है, अन्यथा जल जो है वो नवीकरणीय सिद्धांत में ही आता है। जो वन है, वनों की अगर हम लगातार कटाई करते रहेंगे, उनका रोपण नहीं करेंगे, पौधे नहीं लाएंगे, तो क्या होगा, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। ऐसी वन्य जीवन है, इसका भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनवीकरणीय सिद्धांत जो होता है वो नवीकरणीय का सेम उल्टा होता है। मतलब जो चीज़ हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते,
रासायनिक भौतिक क्रियाओं द्वारा। तो इसको देख लेते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। आप जो कच्चा तेल प्राप्त करते हो, आप जो कोयला प्राप्त करते हो, ये सभी कौन से संसाधन में आते हैं? ये अनवीकरणीय सिद्धांत संसाधन में आते हैं, क्योंकि इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं। इनमें से कुछ जो संसाधन हैं वो लगभग पुनः चक्रीय हैं, और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर जीवाश्म ईंधन की बात की जाए तो जो संसाधन है वो लिमिटेड है, पता नहीं कब तक ये ख़त्म हो जाए। जिस दिन ख़त्म हो जाएगा तो उसका चक्र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपने मान लो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल यूज किया, आपने अपनी मोटरसाइकिल के अंदर या आपकी बाइक के अंदर पेट्रोल यूज किया, उस पेट्रोल को जलने के बाद में क्या आपके पास कोई ऐसी प्रोसेस है कि आप दोबारा उस पेट्रोल को प्राप्त कर सकें बिना पेट्रोल पंप जाए? तो इस तरीके से जो संसाधन होते हैं जो एक बार समाप्त होने के बाद में पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते, उनको हम अनवीकरणीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब स्वामित्व के आधार पर देख लेते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। बहुत सारे जो किसान होते हैं उनके पास सरकार द्वारा दी हुई भूमि होती है, जिसके बदले में वो सरकार को जो है वो लगान देते हैं, टैक्स देते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं। गांव में आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जहाँ पर एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि कुछ लोगों के पास बहुत कम ज़मीन है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, भूमिहीन है। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। शहरों में भी आपको अलग अलग कैटेगरी के पर्सन मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे। किसी के पास बहुत सारी जायदाद है, जायदाद के मालिक हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है। बाग, चरागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण। ये सारी चीज़ें क्या है? ये इंडिविजुअल जो रिसोर्सेज है उसके उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। आपको अपने परिवार में जितने भी संसाधन हैं आपके पास, उसकी एक सूची तैयार करनी है। अब बात कर लेते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की सामलात भूमि, आपने देखोगी जो ग्राम समाज है जिसको बोलते हैं, गांव पर जिसका सब लोगों का गांव के सब लोगों का जिस भूमि पर अधिकार होता है, चाहे वो चरागाह हो, चाहे वो शमशान भूमि हो या तालाब इत्यादि हो, उसमें सब लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। वो एक सामुदायिक ज़मीन होती है। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, जहाँ पर सब लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक स्थल जहाँ पर सब लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, ऐसा स्थान, और खेल के मैदान, प्ले ग्राउंड जहाँ पर सब लोग खेल सकते हैं, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। जो उस क्षेत्र में रहते हैं उन सब के लिए वो जो जगह होती है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है। तो इस तरह के जो संसाधन होते हैं उनको हम सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय संसाधन की, क्योंकि चार प्रकार थे इसके। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। अगर टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हों, चाहे वो किसी सामुदायिक हों, वो सभी राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। यानी देश की सरकार को ये कानून होता है, कानून है, उनके पास कानूनी अधिकार है कि जो व्यक्तिगत संसाधन आपने पढ़े उनको भी वो जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है, अपने अधिकार में ले सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। आपने देखा होगा कि जो सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइन्स हैं, रेलवे लाइन्स, वो व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत स्वामित्व वाले जो संसाधन है वो भी सरकार अधिग्रहित कर सकती है जन सामान्य की भलाई के लिए। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। शहरी विकास जो प्राधिकरण होते हैं, जो शहर को चलाने वाली सरकार होती है, को सरकार ने, जो लोकल गवर्नमेंट वहाँ की होती है शहर की, सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। भूमि अधिग्रहित करने का उनको अधिकार दिया हुआ है कि अगर आपको कोई भी सार्वजनिक कार्य करना है तो आप, भले ही वो निजी संपत्ति है किसी की, तो आप उसको अधिग्रहित कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, और 12 समुद्री, यानी 12 समुद्री मील, लगभग 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। मतलब ये जो आपने ऊपर देखा, ये सभी राष्ट्र की संपदाओं में आते हैं। जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जल संसाधन है, वन है, वन्य जीवन है, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, राजनीतिक सीमाओं के अंदर जो भी जितनी भी भूमि आती है, और
लगभग 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। और इसमें जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो राष्ट्र की संपदा होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, यानी जो तटरेखा है आपकी, जो कोस्ट लाइन है, वहाँ से अंदर समुद्र में 200 मील तक की जो दूरी है, जिसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय है, उस पर किसी विशेष देश का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर इसमें मान लीजिए आपको समुद्र के नीचे कच्चे तेल के भंडार मिलते हैं, तो आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समझौता करना पड़ता है, उनसे संधि करनी पड़ती है, तब जाकर के आप उनका उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से के नाम से अभी टर्म पढ़ा आपने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैगजीन ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। जो मैग्नीज है, मैग्नीज जो ग्रंथियाँ हैं, जो खनन होता है, जो खान है समुद्र की महासागर की तलहटी में, उसको निकालने का अधिकार है जो हिंद महासागर में स्थित है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। विकास के आधार पर, अब विकास के आधार पर देख लेते हैं, डेवलपमेंट के आधार पर। संभावी संसाधन, संभावी संसाधन कौन से होते हैं? यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं। ये बस वे संसाधन होते हैं जो किसी भी प्रदेश में, किसी भी क्षेत्र में स्थापित होते हैं, विद्यमान होते हैं, परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। लेकिन ये उपयोग में नहीं लाए गए हैं और ये भी संभावित नहीं है कि उस जगह पर ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। यानी अगर भारत के पश्चिमी भाग में देखा जाए, जहाँ पर राजस्थान क्षेत्र है, और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से अभी विकास नहीं किया गया है, इनको संसाधन के रूप में विकसित नहीं किया गया है। यहाँ तक हमने पढ़ा इस चैप्टर को। आगे का जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको समझते रहेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से। अगर एक बार में समझ में नहीं आती चीज़ें तो आपको वीडियो 2 से 3 बार अवश्य देखनी है, ताकि ये सारी चीज़ें आपके